हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू i10 एक्सप्लेन्स। तो जैसा कि आपको पता है, रैंक बूस्टर की पूरी एक सीरीज चल रही है और हम बात कर रहे हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की जो कि आपके जेईई मेंस, एडवांस और मेडिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंसेप्चुअल है। इससे पहले आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री का पैकेज 1 आ चुका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पैकेज 1 आ चुका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पैकेज 1 आ चुका है। आज जो रैंक बूस्टर अपन लेके आए हैं ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पैकेज 2। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट कंसेप्चुअल रैंक बूस्टर दैट वी एवर हैव क्रिएटेड। ये सबसे पावरफुल रैंक बूस्टर है जो आपके पास आज आने जा रहा है। यहां पर सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, उनके पीछे छिपे हुए बिल्कुल कंसेप्ट्स को माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक एक्सप्लेन किया जाएगा। एक एक कंसेप्ट्स को टटोला जाएगा बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस लेवल पर। तो यहां पर हमारी कोशिश है एक बहुत ही बढ़िया पैकेज आपको प्रोवाइड करने का। ये बहुत ही पावरफुल पैकेज है, इसको शुरू से लास्ट तक देखना और जितनी भी इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी उसको पैरेलली नोट करते जाओगे। तो चलिए इस वीडियो को एक नई एनर्जी और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लोज योर आइज फॉर 3 to 4 सेकंड एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए? ओके, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रैंक बूस्टर दैट वी एवर हैव क्रिएटेड। ये उनमें से एक है। ऐसे कई रैंक बूस्टर आपके पास आने जा रहे हैं। यहां एक एक क्वेश्चन को हमने बिल्कुल काफी लंबे एनालिसिस के बाद तैयार किया है, तो ध्यान से देखना और टोटली फोकस होकर कंसंट्रेट होकर हमारे साथ जुड़े रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में 4-5 कंसेप्ट को बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके रखता है। यहां पर यूज किया जाएगा रेजोनेंस का, यहां पे यूज किया जाएगा एरोमेटिसिटी का, यहां पे यूज किया जाएगा कार्बोनिल के कांसेप्ट्स को, यहां पर यूज किया जाएगा एसिड के एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट या एज ए सॉल्ट की बात की जाएगी, और यहां पे बात किया जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फैक्टर्स की, साथ ही साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो समझना बहुत ध्यान से, हमारे पास रिएजेंट क्या बेटा दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, MEmgBr, मतलब CH3MgBr। अब आपको पता है ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है, और ये एक कार्ब एनायन जनरेटर है। दिस इज अ कार्ब एनायन जनरेटर, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनगेटिविटी डिफरेंस कार्बन का काफी ज्यादा है, Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसके वजह से यहां से CH3- जनरेट होता है। अब बेटा आप समझो CH3- क्या कर सकता है। मैं इसको फिर से ड्रॉ यहां करूंगा, समझना। यहां पे डबल बॉन्ड था, यहां पर एक साइक्लोप्रोपाइल है, यहां पर भी साइक्लोप्रोपाइल है, यहां पे C डबल बॉन्ड O है, यहां पर C डबल बॉन्ड O है। यहां पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं दिख रहा है कि आप 1 मोल यूज कीजिए, आप 2 मोल यूज कीजिए, आप कितना भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि गिवन नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं, क्योंकि ऑप्शंस देख के भी हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मिथाइल माइनस का अटैक करवा देंगे। कहां अटैक होगा आपको पता है, यहां पर डेल प्लस है, यहां पर डेल माइनस है, यहां पर डेल प्लस है, यहां पर डेल माइनस है। तो ऑब्वियसली अटैक होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहां अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होंगे। उसी तरह से Me- यहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होंगे। तो क्या हमारे पास हो गया? अगले स्टेप में हम समझते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ है। O के ऊपर माइनस आ गया, यहां मिथाइल लग गया है, यहां पर भी मिथाइल लग गया, यहां O के ऊपर माइनस आ गया है, यहां पे डबल बॉन्ड है, और यहां पे साइक्लोप्रोपाइल 2 कनेक्टेड हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमसे बोला गया है इसका प्रोटिक वर्कअप कीजिए, H3O+ है, हाइड्रोलिसिस की बात की गई है। तो चलिए हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या सीन क्रिएट हो रहा है वो समझे। यहां डबल बॉन्ड रहेगा बेटा, यहां पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, यहां पर भी साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, यहां पर हमारे पास Me है, यहां आ गया OH, यहां आ गया OH, यहां आ गया Me। तो ये हमारे पास क्रिएट हुआ, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां HClO4 है बेटा। HClO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, HClO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट इस एसिड की कुछ खास बात होती है। क्या समझे? सबसे पहले तो ये एसिड इसका प्रोटोनेशन करवाएगा। तो बेटा ध्यान से देखना, बहुत ही डिसाइडिंग स्टेप है। ये प्रोटोनेशन करवाएगा। ये ग्रुप तो यहां से बिल्कुल ऐसे ही लगे हुए हैं, यहां पे लगा हुआ है आपका Me, यहां पे लगा हुआ है Me। प्रोटोनेशन करवाएगा, ये HClO4 से H+ आएगा। आपको आगे की कहानी पता है।
जैसे अल्कोहल का नॉर्मल प्रोटीनेशन होता है, तो यहां से ये धीरे से H2O हटेगा, यहां से H2O हटेगा, क्या आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब समझो इस बात को, होता क्या है, ये कोई ऑर्डिनरी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अगर हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड नहीं होता और ये पॉजिटिव चार्ज आता तो हम आराम से एलिमिनेशन करवा देते, यहां पर भी डबल बॉन्ड बना देते, यहां पर भी डबल बॉन्ड बना देते। लेकिन जैसे ही आप इस केस को देख रहे हो, ध्यान से देखो, इस सेंट्रल पार्ट को देख रहे हो, तो बेटा ये जो सेंट्रल पार्ट है एक बहुत ही फेमस एरोमेटिक डाइकेटायन है, इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकेटायन, एंड दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, ये बहुत ही बढ़िया एरोमेटिक सिस्टम है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज तुरंत ही डीलोकेलाइज हो जाएगा सिस्टम में। अब देखो इसके, अगर मैं इसका आरएस बनाना चाहूं तो पॉजिटिव चार्ज यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है। तो इनमें जो पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है, इसमें से जो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, जब Me यहां और यहां से लगा हुआ है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, यहां पर आ गया पॉजिटिव, यहां आ गया पॉजिटिव। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड होगा बेटा, तो क्या क्या हो सकता है समझे, प्लस प्लस यहां आ सकता है, या प्लस प्लस यहां आ सकता है, या प्लस प्लस यहां आ सकता है, या प्लस प्लस यहां आ सकता है। और जहां जहां प्लस प्लस आएगा जस्ट उसके ऑपोजिट पाई बॉन्ड आएगा। तो इसके जितने भी आरएस बनेंगे उसमें से सबसे पावरफुल आरएस ये होगा। इसका रीजन है, मैं समझाता हूं क्यों। यहां आप देख रहे हो ये जो साइक्लोप्रोपाइल है, जस्ट इसके एबव वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये ऐसा केस है, ये वाला केस। और आपको बहुत बढ़िया से पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेताज बादशाह है, इसका नाम है CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। और इसके अंदर क्या काम करता है बेटा, इसके अंदर काम करता है डांसिंग रेजोनेंस। दिस इज द वन ऑफ द वेरी 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 स्टेबल कार्बोकेटायन, और इसकी स्टेबिलिटी बेंजाइल से, एलाइल से, डाइबेंजाइल कैटायन से भी ज्यादा होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को भयानक स्टेबलाइज कर देगा। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही स्टेबलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, और दूसरा डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये यहां से जा सकता है, ये यहां से जा सकता है, ये यहां से जा सकता है, यहां से जा सकता है, यहां से जा सकता है, यहां से जा सकता है। तो बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी एंड डांसिंग रेजोनेंस दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेरी वेरी स्टेबलाइज। तो ये पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबलाइज तब होगा जब ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप के ऊपर आएगा। अगर आप कहीं और लेके देखो तो आप पाओगे ये उतना स्टेबलाइज नहीं होगा। मतलब ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जब हमने यहां से डिहाइड्रेशन करवाया, वाटर रिमूव किया, और जो कार्बोकेटायन बना, ये इसके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज मिथाइल के नीचे रहना पसंद नहीं करेगा, ये साइक्लोप्रोपाइल के नीचे रहना पसंद करेगा, बिकॉज एरोमेटिसिटी तो वर्क कर ही रही थी, ये डांसिंग रेजोनेंस के वजह से स्टेबलाइज हो जा रहा है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, मैं अगर इस पूरे सिनेरियो को ऐसे दिखाने की कोशिश करूं, कैसे बेटा समझना बहुत ध्यान से, यहां पे अगर यहां पे तो मिथाइल था, यहां पर भी मिथाइल था, यहां पे साइक्लोप्रोपाइल था, यहां भी साइक्लोप्रोपाइल था, हो क्या रहा है, दो पॉजिटिव चार्ज आराम से इजीली घूम रहे हैं, स्टेबलाइज हो गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए ClO4 का जो एनायन था 2ClO4 माइनस एनाइन आराम से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घूमेगा। तो अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है तो पता है बेटा, जनरली मैं अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, मैंने पर्सनली देखा है कि बच्चे ये आंसर निकालते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रॉन्ग होता है। रीजन ये है कि पॉजिटिव चार्ज यहां पे कभी भी स्टेबलाइज नहीं रहता, क्योंकि ये जब पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं। दैट्स वाई मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। अब आप सोच रहे होगे कि आईटीएन एक्सप्लेन हवा में तो बातें करता नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल डेटा बताता हूं बेटा। आपको मैं बता दूं कहां गया ये जो प्रोडक्ट है, ये हमारा 96.7% का प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट हमारा बस 3.3% के आसपास आता है। 3.3 यहां 3.3% के आसपास आता है, और ये 96-97% के आसपास आता है। कंक्लूजन क्या निकला, एक बहुत ही एक्सप्लोसिव क्वेश्चन था। कंक्लूजन ये निकला कि जब भी हम प्रोडक्ट डिसाइड करें तो हम सोच लें कि हम किस कंसेप्ट
कंसेप्ट को लगा रहे हैं और वो कंसेप्ट हमारा कितना सटीक है, क्योंकि आप क्लियर देख पा रहे हो कि अगर आप माइनर प्रोडक्ट चूज करते 3.3 वाला तो आपका आंसर आ जाता बी, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है इस केस में। इसका करेक्ट आंसर है सी, जहां पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो पाती है और ये एक नॉर्मल आयोनिक बॉन्ड से सेटिस्फाइड होता है। तो अब करेक्ट आंसर इज सी। बिल्कुल क्लियर, एकदम मजा आ रहा है ना? जुड़े रहो। ऐसे ऐसे भयानक क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता है तो भयानक क्वेश्चन, आता है तो मजेदार क्वेश्चन बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही शानदार मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है जो कई चीजों को चेक करने जा रहा है और ट्रस्ट मी, अगर ये आपका सही हुआ है तो आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत बढ़िया है। फिर भी आप इसको देखो, क्योंकि यहां पर हम आंसर को माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, तो समझना, बिल्कुल फोकस रहो इस क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गारंटेड। देखो, यहां हमसे पूछा गया कि कौन सा रिएक्शन इनमें से करेक्ट है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। पहले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ बना के हाइड्रोलिसिस करवाई गई है। दूसरे में हम फिर से देख रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड बना के CO2 के साथ ले जाया गया है। तीसरे में हम फिर से देख रहे हैं कि मैग्नीशियम को एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है इस हैलोबेंजीन वाले केस में। अगले हम देख रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करवाया गया है एक एसिडिक एल्काइन के साथ, ग्रिग्नार्ड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। प्रोडक्ट पूछा गया है, तो बहुत मजा आने जा रहा है, समझना बेटा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइनाइड के केस में ग्रिग्नार्ड का क्या रोल है। पहले तो ये समझो, CH3Br और Mg, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ऑब्वियसली ये बनाएंगे CH3MgBr। ठीक, अब ये रिएजेंट हमारे पास पहले है और इसको अटैक करवाना है एक साइनो कंपाउंड के साथ। तो मैं क्लियर कर दूं, ये सीन कुछ ऐसा है बेटा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और होता क्या है, ग्रिग्नार्ड से जो ये आपका CH3 माइनस आ रहा है, मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, कार्बोनाइन जनरेटर होते हैं, ये यहां अटैक करते हैं, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होता है, तो ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड NMgBr, ये बनता है। जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ना, तो हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद इधर वाला ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां से आ गया R। मतलब हम इस कंक्लूजन पे निकले कि जब हम एल्काइल साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है एक कीटोन। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि क्या एल्डिहाइड बनेगा? बिल्कुल बनेगा बेटा। कैसे? जब आप इस R को H से रिप्लेस कर दो, जैसे ही हम हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे और इसके साथ कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बनने वाला प्रोडक्ट एक एल्डिहाइड होगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि एल्काइल साइनाइड के केस में बनता है कीटोन। हाइड्रोजन साइनाइड, चूंकि एक तरफ H लगा हुआ है तो R तो आएगा ही नहीं, तो ये H रह गया। तो हाइड्रोजन साइनाइड के केस में ग्रिग्नार्ड से रिएजेंट करवाने के बाद जो एडिशन रिएक्शन होती है और जब हम एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, यहां पर ये एल्काइल साइनाइड है, ये पूरा का पूरा एक R ग्रुप है, तो जब हमने RCN के साथ रिएक्शन करवाया है तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड थोड़ी ना बनेगा, ये तो बनेगा कीटोन। एल्डिहाइड नहीं बन सकता, इसने दिया एल्डिहाइड, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो अगर मैं इसको यहीं पे बनाने की कोशिश करूं तो CH3MgBr के साथ क्या बनेगा, आप खुद सोच लो। यहां से इस बॉन्ड को हटा दो, यहां पे लगा दो CO और यहां पे लग जाएगा CH3। ये यही CH3 है जो यहां से था, तो बना एक कीटोन और इन्होंने लिखा एल्डिहाइड, मतलब रॉन्ग है। आगे आता है वो, दैट्स अ ब्यूटीफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब यहां पर आप देखो Mg और इधर है, अब आप Mg को इंसर्ट कराओगे यहाँ पे तो आपको लग रहा है हाँ MgCl बनेगा, फिर उसको CO2 से करवाएंगे तो ऑब्वियसली जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन CO2 के साथ करते हैं फॉरवर्ड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो एसिड बनता है। ये रिएक्शन ऊपर बहुत साफ सुथरा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन रिएक्शन, और हमें लग रहा है यस वेरी गुड, बिल्कुल सही हो रहा है। बट अभी देखो यहाँ पर ट्विस्ट है, आसान क्वेश्चंस नहीं, प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की जो आपके दिमाग की बत्ती जला दे। क्योंकि मैं पहले से ही बोलता हूं कि अगर जेई और मेडिकल का लेवल ये है तो आप इसको कंपीट मत करो, आप अपना लेवल ये ले आओ, हो गया ना अपने आप कवर, दैट्स ऑल, सिंपल। इसको देख के तुम चलोगे तो कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे। हमेशा सोचो लेवल ये है तो हमें यहां पहुंचना, ये अपने आप कवर अप हो जाएगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, समझो। अगर बेटा ये काम कैसे करता है वो समझो। मान लो हमारे पास RX है,
हम इसको क्या करते हैं, मैग्नीशियम मेटल के साथ जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हम यहां पर थोड़ा सा हीट दे देते हैं या लाइट दे देते हैं और इथर रख देते हैं जो रेडिकल मैकेनिज्म को प्रमोट करेगा। होता कुछ ऐसा है, एक डॉट यहां, एक डॉट यहां, मैग्नीशियम एक डॉट इसको दे देता है, तो बनता है आर डॉट, और साथ ही साथ मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और एक जा चुका है इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। हैलोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक मैग्नीशियम का मिल गया, तो इस पे माइनस चार्ज जनरेट होता है। तो ये जो पहला रिएक्शन, ये स्टेप है ना, याद रखना, मैं छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूं, पता नहीं कौन सी जानकारी आपको एग्जामिनेशन में काम आ जाए और आपका काम बन जाए। ये जो स्टेप होता है ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन के लिए स्लोएस्ट स्टेप है, हम इसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं, आरडीएस। इसके बाद होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे होता है, आर डॉट फिर से mg डॉट प्लस x माइनस के साथ कनेक्ट होता है और ये बनाता है RMgx ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो, तो पहले वाले स्टेप में जो स्लोएस्ट स्टेप है, यहां पे आप R डॉट बनते हुए देख रहे हो। दूसरे स्टेप में रिकॉम्बिनेशन होता है जिससे ग्रिग्नार्ड बनता है। अब हम आते हैं इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन के ऊपर लगाते हैं, ध्यान से देखना, इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन पे लगाते हैं। देखो यहां क्या बना, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या था, बिल्कुल सही आपका आंसर है सर, यहां पर फ्री रेडिकल बनता है। तो भाई साहब फ्री रेडिकल का हाइब्रिडेशन क्या होता है सर, ये sp2 होता है। मतलब अगर हम इसका रिएक्शन Mg का रिएक्शन अगर इसके साथ करवाएं और अगर हम यहां पर MgCl लगा दें तो ये एक ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा जिसकी माफी भी नहीं मिल सकती आपको। क्यों, समझो, क्योंकि अपन अगर यहां पे ना बेटा, यहां पे कुछ हम ऐसा सीन क्रिएट करते, समझना, यहां से ये तो ऐसे ही था, अगर हम ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर डॉट लगा दे, मतलब हमने क्या किया, ब्रिज हेड कार्बन को sp2 कर दिया। क्या ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर sp2 शोभा देता है, नहीं देता, क्योंकि हम कभी भी ब्रिज हेड कार्बन को sp2 नहीं बना सकते। ऐसा करने से प्लेनेटरी डिस्टर्ब होगी, जो ब्रिज्ड पोजीशन है वो गिर जाएगा। इसको हम बोलते हैं कौन सा रूल, ब्रेड्स रूल। तो यहां पर ब्रेड्स रूल का उल्लंघन हो रहा है। ब्रेड्स रूल आपको इजाजत नहीं देता है फ्यूज्ड या ब्रिज हेड कार्बन को sp2 बनाने का। तो ना तो यहां पर आप पॉजिटिव दे सकते हो, ना तो यहां पे आप डॉट दे सकते हो, और ना ही यहां पे आप डबल बॉन्ड बना सकते हो। तो दिखने में जो ये बहुत साफ सुथरा रिएक्शन दिख रहा था, एक्चुअल में ये बहुत ही गंदा रिएक्शन है। ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी, ये प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, आगे आते हैं। ओके, दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगेन, अगर आपको बेसिक केमिकल बॉन्डिंग पता है बेटा तो भी आप बता सकते हो। यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोरीन और यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन। मैग्नीशियम जितना लगाना है लगा लो। तो हमें एक्चुअली ये लगता है कि हम क्या करते हैं, हम जब देखते हैं कि अच्छा एराइल ब्रोमाइड है तो लगा दो Mg, एराइल आयोडाइड है लगा दो Mg, एराइल क्लोराइड है लगा दो Mg। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो एराइल और फ्लोरीन के बीच का ये जो कार्बन F के बीच का बॉन्ड है ना, ये कुछ गिने चुने बॉन्ड्स में से एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो महाशक्तिशाली है। इसको मैं बोलता हूं हल्क बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये 544 किलो जूल पर मोल तक का हो सकता है। ये महाशक्तिशाली बॉन्ड है। तो आप मैग्नीशियम को इसमें नहीं घुसेड़ सकते कभी भी। मैग्नीशियम यहां पे तो नहीं आएगा, यहां आ सकता है MgCl। तो ये ठीक दिख रहा है, यहां पे विनाश है। सो नो 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 नो, रॉन्ग हो गया। अब बच्चा एक कोई ना कोई होगा तो ऐसा ही सही है, बट हम समझते हैं ये क्यों सही है। सबसे पहली बात देख ले ध्यान से, यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन है, हंजी है, तो हाइड्रोजन कैसा है भाई साहब, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। बिल्कुल, गुड लक, सही जा रहे हो। अब ये CH3 माइनस क्या करेगा, बेस जनरेट करेगा। CH3 माइनस ये इसका प्रोटॉन खा जाएगा बिल्कुल। तो यहां से क्या जनरेट होगा, न्यूक्लियोफाइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ये ऊपर उठ के चला जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास, ध्यान से देखो, यहाँ पे आ गया O के ऊपर माइनस, यहाँ से आ गया C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये कनेक्ट हो गया। अब हम हाइड्रोलिसिस दिया होगा, जी हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, O के ऊपर H लगा दीजिए, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। क्या ऐसा बनाएगा, यही तो दिया है, मतलब D हमारा सही है। कितना कंसेप्ट था छुपा हुआ, साइनाइड वाला, ब्रेड्स रूल वाला, फ्लोरीन बॉन्ड एंथैल्पी वाला, कार्बोनिल और एसिडिक हाइड्रोजन वाला। बस कंसेप्ट पे डटे रहो ना, कुछ भी नहीं होता बेटा। एम्स हो या एडवांस हो या ओलंपियाड हो, मेंस नीट तो आसानी से क्रैक कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, बट कंसेप्ट पे बने रहो। उम्मीद है आपका सही हुआ होगा। फटाफट कुछ और शानदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही क्लासिकल, खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से चूज किया गया है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन शुरू से इतिहास रहा है, जब से IEEE हो या AIPMT हो और जेईई मेंस एडवांस और इवन एम्स में भी ये क्वेश्चन दिखे। अक्सर पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन का आप मोनोक्लोरिनेशन करवा दो और थोड़ी सी स्टीरियो आइसोमरिज्म आपकी चेक
कर ली जाती है। मैंने पर्सनली देखा है कि बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा झिझकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। उनको लगता है कि ये क्या है यार, इसमें अपन रिस्क नहीं ले सकते। और ट्रस्ट में अगर ये चीज आपको पता है ना तो आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ध्यान से समझना, यहां पर ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाना है और आपको बताना है कि टोटल कितने पॉसिबल आइसोमर्स होंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, तो ध्यान से समझना। मोनोक्लोरिनेशन का जो बेसिकली मतलब होता है ना वो होता है कि एक ही बार आपने ना क्लोरीन लगानी है। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर आपको एक 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है, यहां पे 2 डिग्री दिख रहा है, यहां पे 2 डिग्री दिख रहा है, यहां पर 1 डिग्री दिख रहा है, यहां पे 1 डिग्री दिख रहा है, यहां पर 1 डिग्री दिख रहा है। तो हम अब यहां पे ये दोनों 1 डिग्री आइडेंटिकल है, ये दोनों 2 डिग्री आइडेंटिकल है, ये 1 डिग्री अलग है और ये 3 डिग्री तो अकेला बचता ही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम एक क्लोरीन को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्या हो सकता है, फर्स्ट सिनेरियो जो हो सकता है कि हम यहां पर Cl लगा दें। ठीक है, दूसरा हम एक ही बार Cl लगाएंगे, ध्यान देना। दूसरा हमारे पास ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि हम ना Cl को ना यहां पे लगा दें। ठीक है, तीसरा सीन हमारे पास हो सकता है कि हम इस टर्शरी में पुट कर दें। तो टर्शरी में पुट कर दें तो क्या हो सकता है, यहां पे लग जाएगा Cl। और चौथा और अंतिम सिनेरियो हो सकता है कि ये जो अकेला 1 डिग्री है हम इसमें पुट कर दें। तो देखो बेटा हमारे पास क्या सीन क्रिएट हुआ, यहां पे लग गया Cl। अब आप समझो, पहले तो ये 4 आइसोमर्स बन गए, अब हमें ढूंढना है कि स्टीरियो आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे। तो समझो, अब देखो बेटा ध्यान से देखो, यहां पर तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, बट ये वाला जो कायरल सेंटर क्रिएट हो रहा है तो यहां पर एक ये स्टीरियो सेंटर क्रिएट हो रहा है। ध्यान से देखो, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है और एक तरफ क्लोरोइथाइल है। तो चारों अलग अलग ग्रुप है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो यहां पर एक कायरल सेंटर है। यहां समझते हैं, यहां पे बेटा यहां पर एक H है, एक मिथाइल है और इस तरफ एक एल्काइल है, तो ये एक कायरल सेंटर है और दूसरा ये भी एक कायरल सेंटर है। यहां पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, यहां पर भी इथाइल है, कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो यहां पर सिर्फ एक नॉर्मल आइसोमर क्रिएट हुआ, यहां पर एक नॉर्मल आइसोमर क्रिएट हुआ। अब आ जाइए इस तरफ, अब आपको पता है कि एक कायरल सेंटर है तो इसके क्या हो गया, 1 इनांसियोमेरिक पेयर होंगे, 1 इनांसियोमेरिक पेयर होंगे, मतलब 2 आइसोमर पॉसिबल है। यहां पे टोटल 2 कायरल सेंटर है, मतलब यहां पर 2 इनांसियोमेरिक पेयर क्रिएट होंगे, 2 इनांसियोमेरिक पेयर मतलब 2 टू दी पावर n, मतलब 4 आइसोमर होंगे। यहां 2 टू दी पावर n 1 था तो 2 हो गए, तो टोटल कितने होंगे, पहले से निकल आया 2, दूसरे से निकल आया 4, तीसरा सिर्फ 1 और चौथा सिर्फ 1, तो ये हमारे पास होगा 8। तो टोटल 8 जो आइसोमर्स होंगे कब, जब हम इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन करवाएंगे। तो बेटा इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती। जब भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, कई बार हमसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दे दिए जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर, और हमसे बोला जाता है कि मोनोक्लोरिनेशन जब इसका करवाएंगे तो बताइए कितने आइसोमर्स बनेंगे। मेनी अ टाइम्स ये स्ट्रक्चर मैंने देखा है, ये स्ट्रक्चर इसमें कितने बनेंगे, मेनी अ टाइम्स इस तरह के 2 क्रॉस, इस तरह के, फिर से यहां से यहां से यहां से, इस तरह के क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। और जब मैंने खुद अपने टाइम में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। तो ये वाला आप खुद से कर सकते हो, ये खुद से कर सकते हो, ये खुद से कर सकते हो, बहुत ही आसान होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन आइडेंटिफाई कर लो, एक क्लोरीन लगा दो और बिल्कुल ऐसे ही चेक कर लो कितने कायरल सेंटर है, 2 टू दी पावर n लगा लो तो उतने हो जाएंगे उसके स्टीरियो आइसोमर्स, और जिनके नहीं होते उनको सिंपली ऐड कर दो, आगे आंसर, दैट्स ऑल। बहुत ही बेसिक और आसान होता है, जिसको आप एक भयावह रूप दे देते हो कि ये क्या पूछ दिया गया। कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और फ्यूचर में आप कभी नेगेटिव मार्किंग ऐसे क्वेश्चन पे नहीं करोगे। बिल्कुल एक्यूरेट और प्रिसाइज वे में आप काम कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस पे। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बिकॉज ये 4 या 5 कंसेप्ट को समेट के रखा है। यहां पर बात की जाएगी सोडियम बोरोहाइड्रेट की गई है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात की गई है, ओजोनोलिसिस की बात की गई है, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात की गई है, डिहाइड्रेशन की बात की गई है, बैक कैलकुलेशन की बात की गई है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के 2 स्ट्रेटजीज होते हैं। पहला जो होता है वो काफी टाइम टेकन है, पर वो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं कि आप ऑप्शंस को ही सेटिस्फाइड करवा के देख लो। अब बेटा हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि एग्जामिनेशंस में अपन बैठे हुए हैं, जब हमें 1 से 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारे पास फिजिक्स के क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है और ऑर्गेनिक के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शंस पुट कर रहे हो, तो ये बेवकूफी मानी जाएगी। तो यहां पे मैं आपको एक शानदार मेथड बताता हूं जो सारे क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल होता है, बैक कैलकुलेशन। पीछे से आओ,
बैक कैलकुलेशन जाके चेक करो। लेकिन यहां पर मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, अगर आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो बैक कैलकुलेशन में आपको पता ही है उल्टा चलने पे क्या होता है, धम से गिरोगे। ठीक है, तो समझना इसको बहुत ध्यान से। मैं बैक कैलकुलेशन कैसे किया जाए मैं कंसेप्ट वाइज आपको समझाता हूं। पहले तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे 2 मोल एसीटोन बने हैं, उल्टा अगर हम जाएं तो सबसे अंतिम स्टेप में क्या था, ओजोन और जिंक H2O मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया गया था। बहुत आसान है बेटा, एक काम करो, हम एसीटोन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किससे बना होगा, तो इन दोनों एसीटोन को आमने सामने रख दो तो बेटा क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर ऐसे रख दूं C डबल बॉन्ड हो, यहां से C डबल बॉन्ड हो रखूं, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है कि दोनों ऑक्सीजन को हटा दो। तो अगर मैं दोनों ऑक्सीजन को हटा देता हूं तो हमारे पास बनता है ये वाला एल्कीन। अब समझना बहुत ध्यान से, तो ये जो एल्कीन है मतलब यहां तक, इस स्टेप तक ये वाला एल्कीन लिया गया, इस एल्कीन का ओजोनोलिसिस करवाया गया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया गया तो एसीटोन बना। हम यहां तक आ गए। अब हम समझते हैं कि ये जो एल्कीन है ये किस अल्कोहल से आया होगा, क्योंकि कॉन्क H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसने H2O निकाला होगा, तो कौन सा अल्कोहल रहा होगा। तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला तो बेटा ये हो सकता है कि हमारे पास हो ना हो ये वाला OH या ये वाला OH रहा होगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज हमारे पास ये भी है कि हो सकता है ये अल्कोहल रहा होगा, क्योंकि अगर ये अल्कोहल रहा होगा तो H2SO4 से डिहाइड्रेशन होकर यहां पे डबल बॉन्ड आया होगा तो भी ये बन सकता है। ये OH रहा होगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, फिर 1,2 मिथाइल शिफ्ट होकर मिथाइल फिर से यहां आके फिर से डबल बॉन्ड बन गया होगा। तो या तो ये वाला अल्कोहल रहा होगा या तो ये वाला अल्कोहल रहा होगा। तो हम समझ चुके हैं कि Q जो है हमारे पास मतलब एक अल्कोहल वाला प्रोडक्ट है, या तो ये या तो ये। अब हम उल्टा चलते हैं, हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस में एल्काइल चेन का लिंकेज कैसा है। देखो ऐसा तो कोई भी हमारे पास लिंकेज नहीं है, इसमें ऐसा लिंकेज नहीं है, इसमें ऐसा लिंकेज नहीं है, इसमें 2 मिथाइल ये नहीं, बिल्कुल एक बीच में कार्बन है, ऐसा लिंकेज नहीं है। एल्काइल का एक ही लिंकेज ऐसा है जो हमें ऐसा दिख रहा है। तो हम समझ चुके हैं कि इन तीनों के साथ नहीं होगा, हमें इस ऑप्शन का यूज करना होगा। यहीं से हमारा ऑप्शन डी आ चुका है। अगर आप चालाक हो तो आप समझ चुके हो कि डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी हम एक स्टेप इसको फर्दर ले जाते हैं, बिल्कुल कंफर्म होने के लिए हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो आप समझो बेटा, तो ये OH हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो OH है, ये जो अल्कोहल है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, तो आपको पता है एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। पूरी एक घमासान वीडियो आ चुकी है हमारे चैनल पे, आपको पता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करता है। ठीक है, तो मतलब ये हमें पता चल चुका है, एल्काइल लिंकेज देखते हुए ये है, तो मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड ने इसको कुछ ऐसा बना के रिड्यूस किया होगा। बैक कैलकुलेशन करते हैं तो यहां से लगाया गया होगा NaBH4। चलिए यहां तक हम आ चुके हैं, NaBH4। अब आप मुझे बताओ कि ये वाला जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये कौन सा एल्काइन H2SO4, बेसिकली यहां पे जो होता है 80% H2SO4, 20% HgSO4 और वाटर के साथ ये रिएक्ट करवाया जाता है, तो किस एल्काइन से ये बना होगा। ऑब्वियस सा आंसर है कि ये हमारे पास यहां से 3, यहां से ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा। 1 2 3 4 सॉरी यहां से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये एल्काइन हमारे पास होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो यहां पे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास ऑप्शन रहा। अब अगर पुट अप करके एक एक करके देखते तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। सीधा सा मैकेनिज्म है इसका कि बैक कैलकुलेशन करो, हम दोनों को मिला के पता कर लिया क्यों क्या था, फिर बैक करते हुए हम चले गए, हमें पता चल गया P क्या था। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास D। बिल्कुल क्लियर, किसी भी तरह का डाउट नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वे में आपको डील करना है, बैक कैलकुलेशन करते हुए जाना है और आपको पता होना चाहिए क्या हुआ। इससे आपका कंसेप्ट भी बन गया और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया और एग्जामिनेशन में अगले क्वेश्चंस को करने के लिए और हिम्मत आ जाएगी आपके अंदर। क्लियर, कोई डाउट नहीं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल का, और बायोमोलिक्यूल का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है जेई और मेडिकल में आपको बहुत बढ़िया से पता है। और लास्ट 5 इयर्स के अंदर बायोमोलिक्यूल ने तो धूम मचा रखी है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। समझना, एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो पहले एडवांस में भी इंटीजर टाइप में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो मैंने कोशिश की है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल प्रेजेंट करने की। तो बिल्कुल एक फ्रेश क्वेश्चन है, समझना। हमको बोला गया है कि एसिटाइल एक हेक्सापेप्टाइड है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये एक बहुत ही बढ़िया आर्टिफिशियल पॉलीपेप्टाइड है जिसका यूज एंटी एजिंग सीरम बनाने में किया जाता है। एंटी एजिंग क्रीम होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। भाई हमें क्या लेना उससे, हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 889 है और इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लाइसिन देता है, एलानिन देता है और एसिटाइल एलानिन देता है। ग्लाइसिन कंट्रीब्यूट करता है 54% टोटल वेट ऑफ द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट का। तो कितने ग्लाइसिन यूनिट प्रेजेंट है उस हेक्सा
हेक्सापेप्टाइड में आप बताइए। चलिए हम समझते हैं बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। तो बेटा देखो, पहले तो ये समझ लो, मैं आपको एक डाइपेप्टाइड बना के दिखाता हूं। ये रहा NH2, ये रहा CHR, ये रहा हमारे पास CO, ये रहा NH, फिर से हो गया CHR COH। ये मैंने आपको एक बना के दिखाया। ये हमारे पास जो आप देख रहे हो ना, ये एक डाइपेप्टाइड है, समझो ये एक डाइपेप्टाइड है। और ये जो लिंकेज देख रहे हो ना, CONH का लिंकेज, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, CONH का। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इसको वाटर देते हो तो वाटर इस बॉन्ड पर अटैक करता है और दो यूनिट, एक यूनिट इधर से और एक यूनिट इधर से अमीनो एसिड के फॉर्म होते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया NH2 CHR और COOH का एक यूनिट बन गया। और वैसे ही दूसरा यूनिट इधर से बन जाएगा CHR COOH और NH2 का। अब देखो यहां पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, नॉर्मल सा हाइड्रोलिसिस है। हम इसको बहुत बढ़िया से क्लास 12 में देखते हैं, पर हम एक चीज यहां पर गलत कर जाते हैं। वो क्या मिस्टेक कहां होती है कि एक, आप देख रहे हो, डाइपेप्टाइड को ब्रेक करने के लिए एक H2O की जरूरत हुई। मतलब अगर मान लो हमारे पास अगर मान लो डेकापेंटाइट होता तो हमें 9 H2O लगते, अगर हमारे पास हेप्टापेंटाइट होता तो हमारे पास 6 लगते, मतलब एक कम लगते हैं। डाइपेप्टाइड था तो एक लगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में कितना है? हेक्सापेप्टाइड है, तो मतलब हमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए कितने पानी की जरूरत होगी? 5 H2O की जरूरत होगी। बस आपका काम हो गया, बन गया, बिल्कुल बन गया। समझो कैसे? तो 5 मोल पानी की जरूरत होगी इस एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड को कंप्लीटली हाइड्रोलिस करने के लिए। अब हमसे डेटा दिया गया है कि ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर मास 75 है और जो ग्लाइसिन है कंट्रीब्यूट करता है टोटल 54% को। तो बताओ क्या होगा, समझते हैं। तो समझो, मान लेते हैं कि n यूनिट ग्लाइसिन बनता है, n यूनिट ग्लाइसिन आपके पास टोटल आपको फॉर्म होता है एज ए प्रोडक्ट। अब हम समझते हैं कि ये हमारे पास कितना बोल रहा है? 54%, तो 54/100। अब मान लेते हैं n यूनिट थे, तो n इंटू 75 इतने टोटल हो गए ग्लाइसिन्स के। टोटल मास कितना हो गया? तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 889। अब यहां पे गलती आप कर जाओगे, कैसे? 889 तो सिर्फ इस पॉलीपेप्टाइड का मास था। अब इसको मिक्स किया जाएगा तो ये पॉलीपेप्टाइड कितने पानी को अपने साथ कंज्यूम कर रहा है? ऑब्वियसली अभी अभी मैंने बोला कि हेक्सापेप्टाइड है तो 5 पानी को कंज्यूम करेगा। 5 पानी का मतलब हो गया, एक पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 हो गया, तो 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 90। अब आप यहां से n का वैल्यू आप देख सकते हो, ये हो जाएगा 54 इंटू 889 प्लस 90 अपॉन हो जाएगा 75 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 7.04। मतलब टोटल कुल मिला के जो ग्लाइसिन के टोटल यूनिट यहां पर बन रहे हैं वो 7 यूनिट हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसको बदल बदल के कई बार डेकापेंटाइड होते हैं, कई बार हेप्टापेंटाइड होते हैं, कई बार हमारे पास डोडिका पेंटाइड होते हैं। तो बढ़िया सारे पेंटाइड होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास दिया गया होता है। कोई एक यूनिट ले लेते हैं, उसका मास दे देते हैं, बोलते हैं कितना % कंट्रीब्यूट करता है। तो बताओ कितने बने? आसान सा क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए। n-1 वाटर लगता है। छोटा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन कर दो परसेंटेज का, जो क्लास 8-9 में आप देखते हो, आंसर आ जाएगा। टोटल 7 यूनिट बनेंगे। किसी भी तरह का डाउट नहीं, बूम बूम कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसिडिटी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जीओसी से चूज किया गया है और आपको पता है जीओसी से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इवन जेई मेंस के तो कई स्लॉट में 4 से 5 क्वेश्चन जीओसी पे बेस्ड थे। तो जीओसी का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। एआईपीएमटी में, नीट यूजी में भी काफी देखा गया है इस बार एसिडिटी और बेसिसिटी वाला क्वेश्चन। तो समझना बेटा ध्यान से, यहां पे हमसे पूछा गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में बताएं। तो इसका सीधा सा फंडा है, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा वो उतना बढ़िया एसिड होगा। तो आप क्या करें, हाइड्रोजन हटा के कॉन्जुगेट बेस बना लें और चेक कर लें कौन कितना स्टेबल है। तो अगर मैं इसका हाइड्रोजन हटाता हूं पहले वाले केस में, तो यहां पे माइनस आएगा और यहां पे 3 साइनाइड ग्रुप लगे हुए हैं। यहां पर भी CN, यहां पर भी CN, यहां पर भी CN। तो होगा क्या? नेगेटिव। एक तो साइनाइड माइनस आई बहुत बढ़िया दिखाता है, दूसरा ये बहुत पावरफुल माइनस M भी है, तो नेगेटिव चार्ज को ये खींच के बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा। तो अभी मैंने आपको बोला, जो जिसका कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा वो उतना बढ़िया एसिड होगा। तो साइनाइड का तो कंपैरिजन क्लोरीन फ्लोरीन से आप कर ही नहीं सकते हो, ये बहुत ही पावरफुल -I -M दिखाता है।
तो ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रांग होगा, तो एक सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब हम देखते हैं दो तो सबसे पीछे होगा, क्योंकि दो में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये कॉन्जुगेट बेस को और भी अनस्टेबल कर देंगे, तो ये सबसे पीछे चला जाएगा, तो सबसे पीछे हो जाएगा 2। अब हम कंपेयर करते हैं 3 और 4 में, और अगर आप 3 और 4 में कंपेयर नहीं कर पाओगे तो 2 ऑप्शन में आप फंस जाओगे। 2 ऑप्शन 3 और 4 पे बेस्ड है। बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, हम सबको पता है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो फ्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन व्हाई? इसका सिंपल सा रीजन है कि अगर मैं क्लोरोफॉर्म का अगर मैं कंजुगेट बेस बनाऊं Cl और अगर मैं फ्लोरोफॉर्म का कंजुगेट बेस बनाऊं FF, तो माइनस आई तो दोनों दिखाता है, लेकिन क्लोरीन के केस में क्या होता है, ये रहा हमारा कीवर्ड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। यहां पे ये नेगेटिव चार्ज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देते हैं, तो एक तो ये माइनस आई से खींच रहा है, ये भी माइनस आई से खींच रहा है, दोनों के बीच में मैच अभी तक लगभग में जो थी वो टाई थी, एक जैसी थी, क्योंकि फ्लोरीन थोड़ा ज्यादा खींच रहा है, क्लोरीन थोड़ा कम खींच रहा है, लेकिन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के वजह से ये नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़िया से डीलोकलाइज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई याद रखना CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल देन CF3 माइनस। इसका मतलब है क्लोरोफॉर्म ज्यादा पावरफुल एसिड है फ्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में, तो एक के बाद आ जाएगा 3, इसके बाद आ जाएगा 4 और सबसे पीछे आ जाएगा 2, तो 1 3 4 2 हमारे पास ऐसा ऑप्शन है क्या, 1 3 4 2 सेकंड। क्लियर, बेसिक सा एसिडिटी का क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें से बोला गया है कि कौन सा कंपाउंड अपने इनॉल फॉर्म में एरोमेटिक होता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जहां पे टाउटोमेरिज्म मतलब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का यूज किया गया है और थोड़े से स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। समझते हैं। सबसे पहला ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर जेईई और मेडिकल में दिखाया, आप समझ जाएं। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं, इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं, अंदर में बेंजीन बना के OH लगा देते हैं, बट आई एम सॉरी ऐसा होता नहीं है, बिकॉज टाउटोमेरिज्म होने के लिए अगर हम कीटोइनोल, जो कि सब में कीटोइनोल टाउटोमेरिज्म ही दिख रही है, कीटोइनोल टाउटोमेरिज्म होने के लिए एसेंशियल कंडीशन है जो कीटो ग्रुप है ना, जस्ट उसके एडजेसेंट पोजीशन पे sp3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। आप अगर यहां पे देखो तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो कीटोइनोल के केस को ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर sp3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, सो सॉरी वो होगा ही नहीं। आगे आते हैं। यहां पर आप देख लो, ये C डबल बॉन्ड O के लिए ये वाला अल्फा H है, इस C डबल बॉन्ड O के लिए ये अल्फा H है, और ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा OH, यहां लग जाएगा पाई बॉन्ड, यहां ये भी बन जाएगा OH, यहां लग जाएगा पाई बॉन्ड, और ये क्या है, नेप्थलीन 1,4 डाइऑल, और ये क्या है बेटा, ये एरोमेटिक है, तो इसका इनॉल एरोमेटाइज हो जाएगा, बिकॉज अल्फा पोजीशन पे एडजेसेंट पोजीशन पे sp3H थे। अब हम इसमें भी देख रहे हैं कि यहां पर भी है, लेकिन अगर आप यहां पे बनाओगे तो ये आ जाएगा OH, ये आ जाएगा OH, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये जनरली इनॉल फॉर्म में जाना पसंद नहीं करेगा, कीटो ही ठीक है, क्योंकि इनॉल में ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है। तो 2-1 अभी तक आ चुका। चौथे में देखते हैं। ओके, चौथे में हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है। कैसे देखो, यहां पे तो ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, sp2, बट ये पोजीशन sp3 है, तो हम अगर यहां पर H लगा के यहां पे अगर हम इस जगह पे पाई बॉन्ड क्रिएट कर दे, तो ये जो सिस्टम देख रहे हो, ये कोर सेंटर दिख रहा है, ये हमारा एरोमेटिक हो गया। तो बेसिकली हमारे पास हो गया 2 और 4, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 2 और 4। तो बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन ट्रस्ट मी, ये वाला जो क्वेश्चन है इस साल 2019 के जेईई मेंस के जो जनवरी वाला स्लॉट हुआ था, उस स्लॉट में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही फेमस इस तरह के क्वेश्चंस है, ओलंपियाड में भी नजर आए, तो बेसिक चीजों को ये परखने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत सही हुआ होगा। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही क्लासिकल एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का क्वेश्चन है, और आजकल लगातार लास्ट 5 इयर्स के अंदर हर साल एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एडवांस के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहां इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। इस साल मेंस में भी क्वेश्चन लगातार नजर आए हैं, नीट में भी पूछा गया, अक्सर पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। मैंने थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इसकी इंक्रीज की है, समझना है। बहुत ही फास्ट क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया कि इसमें से एरोमेटिक कौन कौन है। तो आपको पता है इस तरह के एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड में जहां पे डबल बॉन्ड बाहर की तरफ होता है, हमें क्या करना होता है, इसको चेक करने के लिए ब्रेक करने की जरूरत होती है। ठीक है, यहां पे एक्चुअली डबल बॉन्ड है, तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो बेटा क्या होगा, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो यहां पे अगर मैं दे दूं प्लस, यहां पे दे दूं माइनस, उसी तरह से यहां पे दे दूं प्लस, यहां पे दे दूं माइनस, तो अब देखो ये यहां से यहां तक हमारे पास हो गया साइक्लोब्यूटेनाइल डाइएनाइन। तो ये एरोमेटिक है, 2 4 6, तो ये भी हो गया एरोमेटिक, ये भी हो गया एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो हैप्पी एंडिंग हो गई, सब के सब एरोमेटिक है। इधर रोटेट करते हैं यहां पे, तो बेटा अगर मैं इसको रोटेट करूं तो यहां पे अगर मैं लगा दूं माइनस, यहां लगा दूं प्लस,
यहां पे लगा दो माइनस, यहां पे लगा दो प्लस, यही इसका मेथड है। आप जो बाहर वाले पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करके चेक कर लें। तो ये हमारे पास हो गया साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकेटाइन, तो ये भी हो गया एरोमेटिक, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 2 4 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी हो गया एरोमेटिक, ये भी हो गया एरोमेटिक, तो सबके सब हो गया एरोमेटिक, हैप्पी एंडिंग, ये भी हो गया हमारा एरोमेटिक। आगे आते हैं, अब मैं इसको रोटेट करूं तो ऑब्वियसली रोटेट करूं तो वही मेथड है, यहां लगा दो माइनस, यहां लगा दो प्लस, तो यहां से हमारे पास ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी हो गया एरोमेटिक, और ये हमारे पास ट्रोपाइलियम आयन हो गया, ये भी हो गया एरोमेटिक, तो तीसरा भी एरोमेटिक है। चौथे में अच्छा जी ये ऊपर और नीचे एक दूसरे का कॉपी कर रखा है। चलिए रोटेट करेंगे, ऐसे सिस्टम कभी भी कंप्लीट एरोमेटिक नहीं होंगे, एक्चुअली एंटी एरोमेटिक होंगे। कैसे? अगर मैं इसको रोटेट करूं तो अगर मैं यहां पे प्लस दूं तो यहां पे माइनस दूं, तो नीचे वाला सिस्टम एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। तो अगर आप इसको रोटेट करोगे ना भाई साहब, तो रोटेट नहीं होगा, मुझे रोटेट नहीं होना, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो मुझे। क्यों? क्योंकि जब रोटेट करेंगे तो खूब रोटेशन बैरियर होगा 1400-1500 किलो जूल के आसपास, तो रोटेट नहीं होता है, तो ये नहीं रोटेट होगा, मतलब एरोमेटिक सिस्टम 1 2 3 है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है बच्चों का सही हुआ होगा। क्लियर तो? क्लियर तो? अरे हाँ बोलो। हाँ चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सा एल्डिहाइड देगा। एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का। यहाँ पर हम चेक करते हैं। सबसे पहला हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है, H2PdBSO4। नाम बताओ बच्चों ये क्या है? तो बेटा ये हमारे पास है रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन में क्या होता है? लिंडलर्स रिएजेंट H2PdB इसका BSO4 का यूज करते हैं, तो ये एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो हाँ जी, तो ये हो गया रोजेनमंड रिडक्शन RR। आगे आते हैं। ओके सेकंड इधर है ना। हाँ ये हमारे पास हो गया है टोलुइन, और टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड NCH2 में आपको पता है ये है इटार्ड रिएक्शन ER। इटार्ड रिएक्शन भी एल्डिहाइड देता है, तो ये भी बेंजल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड है, ये भी बेंजल्डिहाइड देगा। आगे ओके वेरी ब्यूटीफुल, एक साइनाइड है और इसका रिडक्शन करवाएगा SnCl2H2O के साथ हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय। आपको पता है ये रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन SR, ये है स्टीफन रिडक्शन, बहुत ही बढ़िया रिडक्शन है, ये भी एल्डिहाइड देता है, तो स्टीफन भी एल्डिहाइड देगा। आगे ओ दैट्स अ ब्यूटीफुल, यहाँ पे आपकी कहानी फंस सकती है, बहुत फंस सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप 1 2 3 पहला ऑप्शन टिक लगा दोगे, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर चारों होगा। मैं बताता हूं कैसे। बेटा आपको पता होगा कि जो एस्टर होते हैं ना, जो एस्टर होते हैं, एस्टर को सीधा रिड्यूस कर देता है डबल एच को। अगर हम डबल एच को नॉर्मल हेक्सेन के मीडिया में नेगेटिव टेम्परेचर पे -70 या -78 या 80 डिग्रीज के आसपास जब हम ट्रीट करेंगे ना, तो ये सीधा इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक एस्टर था और इसने इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया है एक एल्डिहाइड में, तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड बन जाएगा। इस पर डिटेल वीडियो हमारी चैनल पे आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया डिटेल में हमने डबल एच को खोल के रख दिया माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक। यस, तो वहां पर अगर आपको उस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा एस्टर जो होता है एल्डिहाइड देता है। तो आंसर हो गया 1 2 3 4। सही हुआ? मजा आ रहा है? नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ग्राउंड लेवल को ये टटोलने की कोशिश की जा रही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है GOC2 का। तो हमसे पूछा गया है कि E2 के ईज के अकॉर्डिंग आप इन्हें अरेंज करके बताओ कि E2 का ईज क्या है। तो यहां पर आपको बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की गई है, आपको बहुत बढ़िया से पता है अगर ये चीज, तो बन गया आपका E2 जो होता है ये एंटी एलिमिनेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन और Lg मतलब लिविंग ग्रुप हमेशा एंटी होने चाहिए फॉर E2 के लिए। मैं इसी क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। देखो CH3 प्लेन के नीचे है, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है। तो ये रहा लिविंग ग्रुप और ये रहा प्रोटॉन, दोनों एक दूसरे के सिन हैं। इसका मतलब ये कभी भी E2 नहीं देगा। E2 इसके लिए फ्रोजन है, इसको बोलते हैं फ्रोजन कंडीशन। तो ये फ्रोजन कंडीशन है, तो ये देगा ही नहीं। यहां पे आते हैं Br, ये प्लेन के नीचे है, तो एक प्रोटॉन जो हमारा होगा प्लेन के ऊपर होगा और यहां पर एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे होगा। तो यहां पर तो E2 नहीं होगी, इनके साथ E2 हो सकती है। तो यहां पर E2 जो है वो पॉसिबल नजर आ रहा है, X में इम्पॉसिबल है। Z की बात कर लें तो फिर से यहां पर एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है, एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है, तो ये इसके साथ भी एलिमिनेशन हो सकता है, इसके साथ भी E2 हो सकता है। तो यहां पर E2 के लिए बहुत ही वर्दी कंडीशन है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन है। तो एक्चुअल में ऑर्डर क्या हो गया? सबसे बढ़िया होगा Z में, इसके बाद होगा Y में, इसके बाद होगा X में। अगर आपको एंटाई का कंसेप्ट पता था तो मोस्टली बच्चों का सही हुआ होगा। तो हो गया Z, Y और X, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Oh, that's a beautiful question। और ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन में से एक है रैंक बूस्टर का। समझना,
यहाँ इन्होंने क्या किया है, एकदम मैकेनिज्म के अंदर घुस गए हैं, पैसिफिक ओशियन में चले गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन के बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए मैं इस मैकेनिज्म को ही आपको डील करके दिखाता हूं। देखो बेटा हो क्या रहा है कि यहां पर ना बेंजल्डिहाइड लिया गया है, PHC डबल बॉन्ड OH। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि OH माइनस अटैक करता है। याद रखना अभी जो ये OH माइनस आप देख रहे हो जो अटैक किया एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन का एक्चुएशन स्टार्टिंग होता है न्यूक्लियोफाइल से, ये अटैक करेगा, बॉन्ड शिफ्ट होकर ऊपर जाएगा, ये हो गया PHCO और यहां से हो गया H, यहां हो गया OH। अब बताओ बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम बता सकते हो क्या है? इसको बोलते हैं हाइड्रेट एनायन। दिस इज नोन एज हाइड्रेट एनायन। अच्छा, अब हमें ये लगता है कि यही बनता है, बट एक्चुअल में सच्चाई कुछ और है। ये बनता है और साथ ही साथ अगला स्टेप बहुत ही खूबसूरत है, फिर से OH माइनस एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और PHCO माइनस नीचे भी O माइनस H बनता है, इसको बोलते हैं डाई एनायन। तो याद रखना जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा यहां पर कैनिज़रो रिएक्शन है, यहां पे सिर्फ हाइड्रेट एनायन ही नहीं बनता है, एक डाई एनायन भी बनता है। अब बात को समझो, तो होता क्या है, जो हम पहले बात करते हैं हाइड्रेट एनायन की, CO माइनस, यहां से हो गया H और नीचे हो गया OH। अब आपको पता है ये जो O माइनस एक ऐसा ग्रुप है जिसका प्लस I सारे ग्रुप में सबसे ज्यादा और प्लस M सारे ग्रुप में सबसे ज्यादा। अगर आपने प्लस I और प्लस M की सीरीज याद की होगी तो आप देखते होंगे O माइनस सबसे पहले आता है, तो बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये दूसरा मोल हम ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड को, ये स्लो NRDS स्टेप है, धीरे धीरे नेगेटिव अंदर आएगा, H माइनस को यहां से निकालेगा और हाइड्राइड आयन, नॉट प्रोटॉन, हाइड्राइड आयन यहां से जंप करेगा और ये बॉन्ड ऊपर उठ के जाएंगे। तो यहां पे बहुत बढ़िया जो O माइनस का प्लस I और प्लस M काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर काम करता है। तो क्या हो गया, इस तरफ हो गया PHC डबल बॉन्ड OH और यहां से एक H आके लग गया H माइनस, तो ये हो गया PHCO माइनस H और H, तो ये बन गया PHCH2OH और PHCOH। अब आप सोच रहे हो सर डायनाइन से भी हमें दिखा दो, आपने बनाया है, तो ये देखो PHCO माइनस O माइनस और यहां से हो गया H और दूसरा हो गया PHC डबल बॉन्ड OH। बिल्कुल वैसे ही ये अंदर आएगा और यहां से H माइनस अटैक कर देगा। बाकी की कहानी आपको पता है, PHC डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये हो जाएगा PHCOH बेंजोइक एसिड, हो जाएगा PHCH2OH मतलब बेंजाइल अल्कोहल। अब आते हैं स्टेटमेंट पे, इन सारे चीजों को अपने दिमाग में छाप लो और फटाफट इधर आओ। रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ OH माइनस। स्टार्टिंग क्या था, OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही। स्लोएस्ट स्टेप इज द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू CO ग्रुप। मैंने आपको जस्ट बोला ये सबसे RDS और स्लोएस्ट स्टेप होता है, धीरे धीरे हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करता है CO की तरफ, ये भी सही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ O माइनस ग्रुप फैसिलिटेट्स द H माइनस ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात है, बताया आपको। कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट एनी अल्फा हाइड्रोजन कैन परफॉर्म द सेम फैशन रिएक्शन। मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके साथ सेम यही रिएक्शन होगी। मतलब इनडायरेक्ट वे में ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो कैनिज़रो रिएक्शन देगा। रियली वेरी सॉरी, ये गलत है, रॉन्ग है। रीजन क्या है, आप इसको देखो, Cl3 CCl3COH, ये रहा हमारा क्लोरल, ठीक है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या ये कैनिज़रो रिएक्शन दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा, देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही OH माइनस अटैक करेगा ये ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा CCl3CO माइनस H और नीचे आके लग गया OH, ये अंदर आएगा, CCl3 निकाल देगा, तो यहां पर बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो यहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी अगर हम यहां पर क्लोरल का यूज करते हैं। तो ये कहना कि किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो हमेशा कैनिज़रो ही देगा, ये गलत है। तो ये 3 लाइन बिल्कुल सही थे, ये लाइन गलत था। तो बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म थी। यहाँ पे जनरली हम इग्नोर करते हैं कि हाइड्राइट एनायन के साथ साथ डाई एनायन भी बनता है, और जितने चांसेस होते हैं हाइड्राइट एनायन से डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के, उतने ही डिस्प्रोपोर्शनेशन के चांस डाई एनायन से भी होते हैं। एडवांस में घुमाया जाए तो नेगेटिव हो सकता है। उम्मीद है सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही बढ़िया डिकार्बोक्सिलेशन का क्वेश्चन है, इस पे हमारी एक पूरी वीडियो आई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमने इस क्वेश्चन को बढ़िया से मॉडिफाइड किया है कंसेप्ट का यूज करते हुए। पहले तो हमें बोला गया इसका हाइड्रोलिसिस करना है, देन
आफ्टर हीट करना है। तो इस तरफ देखो एक एस्टर नजर आ रहा है, यहाँ भी एक एस्टर नजर आ रहा है, यहाँ भी एक एस्टर है, यहाँ पर एक एस्टर है, ये कार्बोनिल है। तो हाइड्रोलिसिस करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे के सारे एस्टर जो होंगे एसिड और अल्कोहल वाले पार्ट में अलग हो जाएंगे। तो ETOH 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 निकल जाएगा और चारों कॉर्नर पे 4 एसिड आपको बनते हुए दिख रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ है, यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया COOH, यहाँ हो गया है COOH, इस जगह पे हो गया है COOH, यहाँ पे हो गया है COOH। अब आपको पता है जो मेलोनिक एसिड होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर को लेकर, तुरंत डिकम्पोज हो जाते हैं। मेलोनिक एसिड का मतलब होता है एक कार्बन पे 2 COH, तो फटाफट एक CO2 तो अपना गया, CO2 तो गयो। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ से हो गया COOH, यहाँ से हो गया COOH और यहाँ से एक COH रह गया, एक तो जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, ये हमारे पास बीटा कीटो एसिड है। अगर हम यहाँ से देखें अल्फा बीटा, इसके लिए ये अल्फा ये बीटा, और बीटा कीटो एसिड भी हीट करने पर आसानी से CO2 छोड़ जाते हैं। तो यहाँ से ये CO2 गया, यहाँ से ये भी CO2 गया, खत्म। तब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बेटा ये बन गया, यहाँ से आ गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ से हो गया COOH। चलिए यहाँ तक हम आ गए। फिर बोला गया कि अमोनिया ले लो, जितना अमोनिया चाहिए ले लो। तो पहले हम यहाँ पर अमोनिया डालेंगे तो क्या होगा, एसिड और बेस रिएक्शन हो जाएगी, CO और क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा NH4 है ना, ONH4 अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। फिर हम जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा और बन जाएगा अमाइड। तो बेटा ध्यान से देखो, अंतिम प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा बन गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से बन गया NH2, ये अमाइड ग्रुप आ गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, अमोनिया डाल के हीट कर दिया, अमोनियम सॉल्ट बना, फर्दर हीट करने पे वाटर निकल गया, अमाइड बन गया, एसिड अमाइड। Br2KOH, ये क्या हो गया बेटा, आप सबको पता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, अमाइड अमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है और एक डिग्रेडेशन हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है। तो यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लग गया NH2, दैट्स ऑल। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगा श्योर। तो आंसर हमारा हो गया यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे आते हैं, हो ये लीथल क्वेश्चन है, डेंजरस पॉइजनस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें गलती होने का चांसेस मोर देन 90% है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में सब कुछ बहुत आसान दिखता है बट है नहीं। ये छोटा सा IUPAC नेमिंग है बट फिर भी फंस सकते हो। क्लास 11 की चीजें समझो। एक्चुअली अगर हम इसमें नंबर दें, मैं यहां से नंबर अगर देता हूं, हम सोचते अगर हम इधर से नंबर दें तो डबल बॉन्ड को 1 मिला, 2 3 4 5 6, तो हमें लग रहा है 2 3 फटाफट आ गए। तो यहाँ को नंबर मिला है 2 3 और डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिला है, तो बिल्कुल बढ़िया बात है। अच्छा बेटा, अगर हम इधर से नंबर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ से नंबर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे नंबर मिल रहा है 1 और 6 नंबर मिल रहा है। तो डबल बॉन्ड को तो चाहे हम क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, डबल बॉन्ड को तो एक ही नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 2 3 पे मिथाइल आ रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 1 6 मिथाइल मिल रहा है। तो बताओ क्या किया जाए, बोलो। यस, हमने एक वीडियो दी है, डिटेल में 1 घंटे की वीडियो है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। आपको लग रहा होगा कि हम लोएस्ट सम लगा दें, 3 + 2 5 हो गया और 1 + 6 7 हो गया, तो ये गलत हो गया। तो सॉरी, IUPAC ऐसा करने की इजाजत आपको नहीं देता है। IUPAC के अकॉर्डिंग आपको देखना है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, मतलब 2 और 1 में सबसे छोटा लोकेंट 1 है, तो ये सही होगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1। इधर से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन 1, ये हो गया हमारा करेक्ट। किसी भी तरह का डाउट नहीं है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट अंतिम सेगमेंट की तरफ। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और जब जहां मैं आपको हमेशा से बोलता हूं अंत भला तो सब भला, तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चन है जिसको आप अल्कोहल का बोल सकते हो, क्वेश्चन एल्कीन का बोल सकते हो, GOC का बोल सकते हो। इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाने के लिए बोला गया है और बोला गया है कि कितने पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन कितने बनेंगे। इन्होंने नहीं बोला है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज करनी है या नहीं करनी। तो जब कुछ बोला नहीं जाए तो आपको करनी है। टोटल का मतलब होता है टोटल, मतलब टोटल तो टोटल, सब टोटल करके देखो। तो पहली बात हम देखते हैं कौन H2SO4 के साथ करवाया जाएगा। तो बेटा क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन बनाएगा, नो डाउट ये कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो यहां से लगा हुआ है ग्रुप, तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्साइल है, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो 2 बातें हो सकती हैं यहां से, नहीं 3 बातें हो सकती हैं। कैसे? एक तो देखो रीअरेंजमेंट की तो तुम बात करो मत, क्योंकि ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं। रिंग के खुलने की बात भी तुम नहीं सोच सकते हो, क्योंकि 6 से 7 हमको हमें बना के फायदा है नहीं, क्योंकि 6 ज्यादा स्टेबल है, मतलब किसी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होगा और रिंग भी नहीं खुलेगा। अब यहां से पॉसिबिलिटीज क्या है ये समझते हैं। पहली तो पॉसिबिलिटीज हो गई कि ये 6 मेंबर्ड रिंग ऐसे ही रहे और यहां से एलिमिनेशन होकर यहां पर डबल बॉन्ड बन जाए। अच्छा, पहली पॉसिबिलिटीज। दूसरी पॉसिबिलिटीज हो गई कि ये 6 मेंबर्ड रिंग यहां पे ही रहे और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटीज हो गई
कि ये रिंग यहाँ पे ही रहे और डबल बॉन्ड ना रिंग के साथ बन जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। अब समझते हैं इस केस में, यहाँ पे GI शो हो रहा है, बिल्कुल GI शो हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने बन जाएंगे, 2 बनेंगे। कौन कौन से, एक बनेगा E वाला और एक बनेगा Z वाला, तो इसके E और Z पॉसिबल है। वैसे ही इसके भी E और Z पॉसिबल होंगे। इस केस में हम EZ नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये सिमेट्रिकल है, तो इसके दोनों एंड एक जैसे हो गए, तो ये GI शो नहीं करेगा, सिर्फ एक ही बनेंगे, तो इसमें EZ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि E और Z दोनों एक जैसा ही होगा। तो ऑब्वियसली एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये होगा, टोटल मिलाकर हो गया 5। तो इसके टोटल जो एल्कीन्स बनेंगे ना वो 5 बनेंगे, तो 5 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वैसे भी अगर तुम GI का यूज नहीं करते तो 3 तो तुम्हारे बनते ही, और 3 ऑप्शन में नहीं है, सो होगा ही नहीं। इसका मतलब है इन्होंने जरूर स्टीरियो को इंक्लूड करके बोला है। चलिए 5 हो गए। आगे आते हैं। अब हमसे पूछा कि सिंथेटिक पॉलीमर बहुत आसान क्वेश्चन है पॉलीमर साइंस का, कि आपको यूज करना है एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन, इससे क्या बन सकता है। तो SBR तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें स्टाइरिन ब्यूटाडाइन का यूज करते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल का यूज नहीं करते, रॉन्ग हो गया। नाइलॉन तो होगा ही नहीं, ये पॉलीअमाइड है, यहाँ कुछ वैसा दिख नहीं रहा। PVC भी नहीं होगा, होना बूना है नहीं चाहिए, बट मैं आपको बता दूं एक्राइलोनाइट्राइल बेटा इसको बोलते हैं, CH2CHCN, इसको बोला जाता है एक्राइलोनाइट्राइल। CH2CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हम क्या रखते हैं, पेरोक्साइड रखते हैं, कोई रेडिकल इनिशिएटर रख के थोड़ा हीट कर देते हैं, तो ये यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया CH2, ये हो गया CHCN, ये हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH और इधर से हो गया CH2N। ये रिपीटिंग यूनिट हो गया। तो बूना N रबर को ही बोला जाता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। इसके अलग अलग इंडस्ट्रियल नेम भी हैं, बट आप याद रखें बूना N रबर जो होता है वो विनाइल साइनाइड और 1,3 ब्यूटाडाइन से बनता है। विनाइल साइनाइड को ही एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं और ब्यूटाडाइन से बनता है। समझ में आया? उम्मीद है आपको हमारा एफर्ट पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया से ये एक बहुत ही एक्सप्लोसिव पैक आपके पास डिलीवर किया गया है। कमेंट करके बताना कि आपको हमारा एफर्ट कैसा लगा, आपको कितनी कॉन्फिडेंस आ रही है इन रैंक बूस्टर से। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर हमारे सब्सक्राइबर्स हो और नहीं भी हो तो लाइक ज़रूर करना, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी और जज्बे के साथ। तब तक जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।